हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड की 3rd यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। गाइज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाए और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो ये सब बातें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो गाइज, ये काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का होता है, एक तो गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान से समझना। अब देखो, गैल्वेनिक सेल करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, यानी कि यह करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। कहने का मतलब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और यह करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी लगा करके, बैटरी लगा करके करवाएंगे। और यह क्या करता है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। गाइज, इसमें एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें इसका उल्टा है जस्ट। ठीक है ना, इसमें एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो गाइज, अब हम गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल पढ़ेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज, अब डेनियल सेल स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डेनियल सेल, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, इसको कैसे बनाते हैं। इसमें दो बीकर होते हैं, ये दो बीकर हो गए। ठीक है, एक में रहता है जिंक सल्फेट और एक में रहता है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक की रोड डूबी रहती है, तो ये जिंक रोड हो गई। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। ठीक है ना, ये जिंक सल्फेट है और ये जिंक रोड। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड डूबी रहती है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड डूबी रहती है। तो ये कॉपर रोड है और यह डूबी हुई है कॉपर सल्फेट में। ठीक है ना, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कॉपर रोड है। ठीक है, ये दोनों रोड एक दूसरे से मेटेलिक वायर द्वारा जुड़ी रहती है, तो ये मेटेलिक वायर हो गया। ठीक है ना, मेटेलिक वायर, यहां पर एक की लगा दो आप। ठीक है, और ये जो दोनों सॉल्यूशन है वो एक दूसरे से सोल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये सोल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है ना,
ये सोल्ट ब्रिज, थोड़ा सा डार्क करके दिखा दो ताकि अलग लगे ये, ठीक है ना। तो ये है सोल्ट ब्रिज। तो यह है KCl का बना भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड का, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का बना हुआ भी हो सकता है। तो गाइस ये इसकी स्ट्रक्चर है कि इसमें दो बीकर, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें जिंक की रॉड डूबी रहती है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें कॉपर की रॉड डूबी रहती है। दोनों रॉड एक दूसरे से मेटेलिक वायर द्वारा जुड़ी रहती है और दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से सोल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े रहते हैं। तो गाइज अब इसमें केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो जिंक रोड तो बन गई एनोड और कॉपर रोड बन गई कैथोड। ध्यान से समझना, ये बन गया कैथोड। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो गाइज ये जिंक, ठीक है ना, इसकी फिजिकल स्टेट, जिंक रोड कैसी है, सॉलिड है, तो आगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे S। और ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +2 ही होता है जिंक का, और कोई यह ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, ठीक है। अब देखो यह तो जिंक रोड तो सॉलिड थी, लेकिन जैसे ही जिंक रोड से जिंक आयन बनेगा, Zn2+ आयन बनेगा ना, तो वो रोड पर नहीं रहेगा, वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी कि Zn2+ कहां पर आ गया, सॉल्यूशन में। ये एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए मैंने लगा दिया AQ, ठीक है। और 2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस धीरे धीरे यह रिएक्शन होती रहेगी। कहने का मतलब जिंक रोड से जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आते रहेंगे। कहने का मतलब जिंक रोड धीरे धीरे डिसॉल्व होती रहेगी। तो थोड़े दिन बाद में देखोगे ना आपको, तो जिंक रोड गायब ही हो जाएगी पूरी, क्योंकि धीरे धीरे जिंक है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो आप लिख सकते हो कि जिंक डिसॉल्व फ्रॉम एनोड। अब गाइस देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ध्यान से समझना कि जिंक Zn2+ आयन तो नीचे आ गया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे। तो गाइस ये 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड चलेंगे कॉपर रोड की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड की ओर, यानी कि जिंक रोड से कॉपर रोड की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लग गए ना, इसका मतलब करंट बन गई इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है कि करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट का फ्लो किधर होगा, कैथोड से एनोड की ओर, यानी कि कॉपर रोड से जिंक रोड की ओर। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस साइड होता है। तो आप बोल सकते हो कि जिंक रोड से कॉपर रोड की ओर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जबकि कॉपर रोड से जिंक रोड की ओर करंट फ्लो होती है। आ गई बात समझ में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले इस साइड। अब कैथोड पर होगा रिडक्शन, ध्यान से समझना, रिडक्शन एट कैथोड। तो देखो आपको पता है कि कॉपर रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी हुई है, और आप जानते हो कि कॉपर सल्फेट जो है वो ब्रेक होता है Cu2+ में और SO4 2- में। तो मैंने कॉपर सल्फेट को ब्रेक कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड देखो यहां से चले हैं और यहां पर आएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब सॉल्यूशन में आएंगे तो बताओ Cu2+ के पास जाएंगे या SO4 2- के पास। सिंपल सी बात है, Cu2+ के पास ही जाएंगे। तो देखो, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनों का ऐड होना रिडक्शन होता है, तो Cu2+। अब ये Cu2+ किस में है, सॉल्यूशन में है, तो हम क्या लगाएंगे, एक्वस, ठीक है ना, +2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइज ये 2+ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल यानी कि कॉपर बन गया। और ये जो कॉपर है ना वो इस कॉपर रोड पर डिपॉजिट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन गया सॉलिड,
ये कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जिंक तो एनोड से डिसॉल्व होता है और कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो Cu2+ आयन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा और चिपकता जाएगा, लेता जाएगा और चिपकता जाएगा। तो आप लिख सकते हो कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। आ गई बात समझ में। अब अगर सेल की हम ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ओवरऑल रिएक्शन तो ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं ना तो एक साइड वाले ऐड होते हैं, तो इस साइड वाले ऐड होंगे, इस साइड वाले ऐड होंगे और इस टाइप से कटेंगे, क्योंकि यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड है और यहां पर लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो आपके पास बन गया जिंक प्लस Cu2+ एक्वस गिव्स आउट Zn2+ एक्वस और CuS। तो गाइज ये डेनियल सेल की रिएक्शन है। अब हम सोल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़ेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अब देखो ये बीच में जो सोल्ट ब्रिज है ये क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो गाइज सोल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है ना, ये दोनों ओर से इधर से खुली है, इसमें सोल्ट डाला जाता है। ठीक है, चाहे आप KCl डाल दो, चाहे आप KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट डाल दो, और आगे ना इसको एक फिल्टर से बांध दिया जाता है, आगे दोनों तरफ फिल्टर से बांध दिया जाता है। अब ये सोल्ट ब्रिज करता क्या है, इसका फंक्शन आपको समझ में आती है, पूरा सोल्ट ब्रिज समझ में आ जाएगा। तो देखो फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, तो यह करता क्या है। तो देखो एक तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, क्लोज्ड सर्किट को देखो कंप्लीट कर रहा है ना। अगर ये सोल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सर्किट अपना ओपन होगा, तो यह सर्किट को कंप्लीट करता है। तो कंप्लीट द क्लोज सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है एक तो। अब दूसरा इसका जो मेन फंक्शन क्या है, तो गाइस ध्यान से समझना, आपने यहां पर ये देखा है कि Zn2+ है वो नीचे आता है। देखो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर हमारे पास केवल जिंक सल्फेट है ना सॉल्यूशन में तो यह न्यूट्रल है, लेकिन आपने यह देखा है कि Zn2+ आयन इस सॉल्यूशन में आ जाता है। तो बताओ सॉल्यूशन पर अब कैसा चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया ना। तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और हमें इन सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखना है। तो क्या होगा, अगर मान लो यह सोल्ट ब्रिज KNO3 का बना हुआ है तो यह ब्रेक होगा K+ में और NO3- में ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो NO3- रिक्वायरमेंट के अनुसार NO3- है वो इस सोल्ट ब्रिज में से यहां आ जाते हैं। आ गई ना बात समझ में, क्योंकि जिंक आयन आने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए आवश्यकता अनुसार यहां से माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। अब ऐसे गाइज इधर देख लो, आपने यह देखा है कि कॉपर सल्फेट टूटता है Cu2+ में और SO4 में, और आपने यह देखा है कि यह तो डिपॉजिट हो जाता है, तो सॉल्यूशन में कौन बचा फिर, SO4 बचाना, यानी कि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तब क्या होगा, यहां से K+ आ जाएंगे आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो गाइज अब देखो सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं है कि आप अच्छा सा डायग्राम बना करके दिखा दो, इसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है, तो वो तरीका पढ़ते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन,
ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोडों को लेते हैं कि एनोड को हम लेफ्ट साइड और कैथोड को हम राइट साइड लिखते हैं। तो एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। इलेक्ट्रोड है, सॉलिड होंगे। और कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर का, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। तो फर्स्ट रूल हो गया कि एनोड को हम लेफ्ट साइड और कैथोड को हम राइट साइड लिखते हैं। उसके बाद देखो सेकंड बात क्या है कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन को एक वर्टिकल लाइन से अलग करते हैं। अब सॉल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट में कौन से आयन है? Zn2+ और SO4 2-। तो गाइस हम कैटायन लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम एक वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई। और सॉल्यूशन में कौन है? Zn2+ आयंस है, ठीक है। अब देखो इनकी फिजिकल स्टेट, तो ये सॉल्यूशन के अंदर है और सॉल्यूशन है आपका एक्वस। तो हम आगे लगाते हैं ब्रैकेट में AQ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद आप कोमा लगाओगे और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखोगे। तो कंसंट्रेशन हमने मान ली कि यह 1 मोलर है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमने मानी है कि यह 1 मोलर है। तो ये लो, ब्रैकेट बंद। ऐसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन को हम एक वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो यह कॉपर का कॉपर सल्फेट है, तो किस में ब्रेक होता है? Cu2+ में और SO4 2- में। तो कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है और कॉपर सल्फेट में कौन से आयन है? Cu2+। तो ये मैंने Cu2+ लिख दिया। फिजिकल स्टेट, तो यह भी सॉल्यूशन है, तो एक्वस। कंसंट्रेशन, तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ब्रैकेट बंद। तो गाइज हमने दोनों हाफ सेल को लिख दिया है, ठीक है। हाफ सेल अभी बताऊंगा क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम एनोड को लेफ्ट साइड, कैथोड को राइट साइड लिखते हैं। फिजिकल स्टेट आगे ब्रैकेट में लगाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन को एक वर्टिकल लाइन से, तो सॉल्यूशन में कौन है? Zn2+ आयन, और सॉल्यूशन के लिए एक्वस और कंसंट्रेशन। ऐसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड किस में डूबा हुआ है? कॉपर सल्फेट में, यानी कि Cu2+, एक्वस 1 मोलर। अब बीच में कौन रह गया? सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज को हम 2 वर्टिकल लाइन से अलग करते हैं। ये लो। तो गाइज ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो हम हाफ सेल की बात करते हैं कि देखो इसमें जिंक सल्फेट में जिंक की रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड। तो ये दोनों हाफ सेल है। देखो हाफ सेल क्या होता है, ध्यान से समझना। हाफ सेल, तो हाफ सेल का मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें मेटल अपने ही आयनों के सॉल्यूशन में डूबी रहती है। तो देखो गाइस ये दोनों हाफ सेल है। इसमें जिंक रोड जिंक सल्फेट में डूबी हुई है, यानी कि जिंक का ही तो सॉल्यूशन है। इसमें कॉपर रोड कॉपर सल्फेट में डूबी हुई है, ठीक है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं हाफ सेल। तो हाफ सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिनमें मेटल अपने ही आयनों के सॉल्यूशन में डूबी रहती है, तो उसे हम हाफ सेल या फिर इन्हें हम रिडॉक्स कपल भी बोल सकते हैं। रिडॉक्स कपल, ठीक है ना। रिडॉक्स कपल इसलिए कि यहां पर तो होता है ऑक्सीडेशन और यहां पर होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो उसे हम रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हाफ सेल या फिर रिडॉक्स कपल कहलाते हैं। हाफ सेल का मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें मेटल अपने ही आयनों के सॉल्यूशन में डूबी रहती है। तो गाइज अब हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इनको आप लिख लो। तो गाइज अब हम सेल का पोटेंशियल पढ़ते हैं, यानी कि सेल पोटेंशियल, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी कर लेंगे। तो गाइज देखो सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल, और यहां पर लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को ध्यान से समझना। ठीक है ना। देखो सेल पोटेंशियल का मतलब ये जो दोनों हाफ सेल है ना, इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो। अब करंट फ्लो नहीं होने का मतलब ये की है वो बाहर निकली हुई हो,
यानी कि सर्किट हो ओपन, तो आप लिख सकते हो इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लोज। आगे बात समझ में कि सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो या फिर सर्किट ओपन हो, तब के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है ना गाइस, यही सेल का ईएमएफ होता है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस यह तब का डिफरेंस है जब सर्किट क्या हो, क्लोज, यानी कि की है वो लगी हुई हो, यानी कि सेल में करंट फ्लो हो रही हो। तो आप लिख सकते हो इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल व्हेन करंट इज फ्लोज। आगे ही बात समझ में। अब देखो दूसरी बात, इसमें क्या है कि करंट फ्लो नहीं हो रही है। सेल पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होगी तब का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल पोटेंशियल होता है। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ना ही तो इधर से जिंक आयन नीचे आएगा और ना ही कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में कि ना ही तो Zn2 प्लस नीचे आएगा ना ही Cu2 प्लस डिपॉजिट होगा, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यह सेल का मैक्सिमम ईएमएफ होता है। तो आप लिख सकते हो दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है ना। अब ये देखो, अब की लगी हुई है करंट फ्लो होगी, ध्यान देना की लगी हुई है करंट फ्लो होगी, जिंक आयन डिसॉल्व जबकि कॉपर आयन डिपॉजिट। तो जैसे जैसे कॉपर डिपॉजिट होगा ना तो सेल की यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि आयन सॉल्यूशन से कहां चला गया, इलेक्ट्रोड पर चला गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम होगी और यहां पर देखो जैसे जैसे Zn2 प्लस आयन नीचे सॉल्यूशन में आएगा ना तो यहां पर जिंक आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, और कंसंट्रेशन में अगर चेंज होगा तो जो पोटेंशियल आएगा वो हमेशा इससे कम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो यह तो मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम ईएमएफ है, और इसमें कंसंट्रेशन चेंज होगी क्योंकि कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, जिंक आयन डिसॉल्व होगा, तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा ना, तो अब जब पोटेंशियल आएगा वो इससे कम आएगा। तो आप बोल सकते हो इट इज ऑलवेज लेस देन सेल पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सेल पोटेंशियल को हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं और इसे हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, और इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। तो ये गाइस दोनों आपने समझ भी लिए और दोनों में डिफरेंस भी हो गए। तो गाइस देखो सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई सेल। ठीक है, और आप ऊपर नोट लगा दोगे ना, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आप 298 केल्विन मानते हो, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार और इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो इसे हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं और ऊपर नोट लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ER माइनस EL। ठीक है ना, R का मतलब राइट और L का मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो राइट में कौन होता है, कैथोड होता है ना, तो आप ये लिख सकते हो E कैथोड, ये फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, माइनस E एनोड
ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू कैथोड किसका बना हुआ है, कॉपर वाला है कैथोड, तो Cu2+ और Cu माइनस, एनोड है जिंक, तो इससे होता है Zn2+ और Zn। ठीक है। तो गाइज इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.34 वोल्ट और इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो ईएमएफ आएगा, सेल पोटेंशियल आएगा, वो आएगा 1.10 वोल्ट। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाता है। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।